बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिज़नेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर 12 करेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड द डेरिवेटिव। ये हमारे दो मेन टॉपिक्स होंगे इसमें लेक्चर 12 में। तो पहले देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। वी कवर्ड सेक्शन 15.1 एंड 15.2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हमने दो सेक्शंस कवर किए थे लास्ट टाइम। उसमें लिमिट्स पढ़ी थी, लिमिट्स टेबल बना के कैसे निकाली जाती है, एक फंक्शन किसी पॉइंट को कैसे अप्रोच करता है जब उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर को अप्रोच करे। फिर हमने उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखी थी लिमिट्स की, और फिर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने कुछ फंक्शंस की लिमिट्स निकाली थी विदाउट यूजिंग टेबल्स। और फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी देखी थी और ये तीन मेन टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम जो करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, और सेक्शंस 15.3 और 15.4 कवर करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड द डेरिवेटिव। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंस कोशेंट पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ अ कर्व पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे क्या होता है, और यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इन दो सेक्शंस के मेन टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं। इनको हम 1 by 1 आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एवरेज रेट ऑफ चेंज से एंड द स्लोप। आप रिकॉल करें, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी बिजनेस मैथमेटिक्स 1 में या कहीं पीछे एफएससी वगैरह में अगर आपने मैथमेटिक्स ली हो, तो ये स्लोप बहुत ही बेसिक एक चीज़ है जो हम पढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिटरमिन्ड बाय द 2 point फार्मूला। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, अगर ये दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान जो स्लोप है वो इस तरह आती है कि डिफरेंस इन y, ये जो डेल्टा y है दिस इज डिफरेंस इन y, डेल्टा x इज डिफरेंस इन x। ठीक है, तो डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1, क्योंकि हमें दो वैल्यूज गिवन है y की, y1 और y2, तो y2 माइनस y1 विल बी द डिफरेंस इन y वैल्यूज। इसी तरह x2 माइनस x1 विल बी द डिफरेंस इन x वैल्यूज। इन दोनों की जो रेशो है dy by dx, ये आपकी स्लोप कहलाती है। ठीक है, तो ये एक स्लोप है, 2 point फार्मूला कहते हैं हम इसको स्लोप का। ठीक है, मैं आपको ग्राफ में भी शो करूंगा कि ये स्लोप कैसे निकल रही है। द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट्स द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कभी भी आप स्ट्रेट लाइन देखें ना तो इसका मतलब है वो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, विद लीनियर फंक्शंस द स्लोप इज कांस्टेंट ओवर द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये ऑफ द फंक्शन है, इफ द फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो स्लोप जो है वो लीनियर फंक्शंस में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जिस मर्जी पॉइंट पे आप स्लोप देखें वो कांस्टेंट रहेगी। द स्लोप प्रोवाइड्स एन एग्जैक्ट मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मेजर है रेट ऑफ चेंज का इन द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y आपका इस तरफ है, और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जो x चेंज होता है y भी चेंज होता है। देखें, हम पॉइंट A से स्टार्ट लेते हैं लेट्स से। ठीक है, लेट्स से कि A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1। ठीक है, और जो B है ये पॉइंट B है दूसरा, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 लेट्स से। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन y, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, जो कि लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब देखें ये जो हम यहाँ से चल के a से चल के b तक गए हैं ना, तो जो x में चेंज आई है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से आएगी, कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें b से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें a से, तो ठीक है ये ट्रायंगल बन गई। अब इन दो, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x है आपका, और ये है क्या, डेल्टा x, x2 माइनस x1, क्या आपने x2 में से x1 माइनस कर दिया। इसी तरह ये जो डेल्टा y है, ये y की दो वैल्यूज़ हैं, y2 माइनस y1। ठीक है, वो इसलिए कि यहाँ से देखें ये है ना, ये y2 है, ठीक है, और ये y1 है। ठीक है, अब देखें ये जो लेंथ है ये 0 से यहाँ तक, ये है आपकी y1। ठीक है, और ये जो y2 से लेकर यहाँ तक है ये y2 है। अब देखें हमने ये वाला निकालना ना डिफरेंस, सिर्फ ये वाला, तो y2 में से y1 माइनस कर दें तो ये निकल आएगा। ठीक है, दिस इज y2 माइनस y1, तो यही इधर लिखा है हमने राइट साइड पे। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह नीचे जाएं, x1 ये है और x2 ये है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ से यहाँ तक x1 है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, तो x2 में से x1 अगर आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा पीछे वाला x2 माइनस x। ठीक है, विच इज़ डेल्टा x। तो ये जो x में चेंज है और जो y में चेंज है, इसकी रेशो ले लें तो आपके पास
स्लोप निकल आती है, ठीक है। और ये कहीं पे भी देखें, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पे भी ये लेंगे ना, ये सेम रेशियो निकलेगी। इफ द फंक्शन इन द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स अ कॉस्ट फंक्शन, एक एप्लीकेशन बता रहे हैं, अगर कॉस्ट फंक्शन आपकी स्ट्रेट लाइन हो एंड x इक्वल्स द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लेट्स से x यूनिट प्रोड्यूस है और f जो है आपका कॉस्ट फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ ना कि देखें, अगर आपके पास y इज इक्वल टू fx है, कॉस्ट फंक्शन है, लेट्स से इट्स अ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, और x जो सा है वो यूनिट्स हैं प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखें, अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो f ऑफ 10 जो है ना, अगर x की जगह मैं 10 रख दूँ तो f ऑफ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट दे देगा मुझे, ठीक है। तो अगर ये हम इसको इंटरप्रेट करें एज अ कॉस्ट फंक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। द स्लोप इंडिकेट्स द रेट at which total cost increases with respect to the changes in the level of output। अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो कुछ कॉस्ट थी, अब अगर आप यूनिट्स इंक्रीज करें, आप देखना चाहते हैं कि किस रेट से हमारी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, तो आप x को x 10 से 11 कर दें और फिर देखें कॉस्ट में कितनी चेंज आई है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है ना, ये जो m था, स्लोप थी, ये आपको डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज दे देती है कि आपकी कॉस्ट में कितनी चेंज आएगी अगर आप 1 यूनिट बढ़ा दें, 10 यूनिट बढ़ा दें, 20 बढ़ा दें, जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको रेट ऑफ चेंज देगी जिस हिसाब से आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ये फैसला कर सकते हैं कि क्या हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें तो आपको फ़ायदा ही हो, कई दफ़ा ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा करने से नुकसान हो जाता है, ठीक है। हो सकता है इतनी सप्लाई ना हो कि आप इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, या कुछ यूनिट्स के बाद मज़ीद यूनिट प्रोड्यूस करना कॉस्ट ज़्यादा कर देता है आपकी, बहुत ज़्यादा, कि प्रॉफिट आपका डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो इसमें फिर ये चीज़ें फ़ैसला करने में आसान कर देती हैं हमें कि आप कितने यूनिट प्रोड्यूस करें और कितने ना करें, ठीक है। बट एनीवे, अगर ये कॉस्ट फंक्शन हो तो स्लोप आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इन कॉस्ट दे देगा एज एक्स चेंजेस, ठीक है। अब ये तो था लीनियर फंक्शन का केस। अगर हम नॉन लीनियर फंक्शन ले लें, ये जो हमने नॉन लीनियर फंक्शन इधर लिखा है, with non-linear functions the rate of change in the value of y with respect to a change in x is not constant। याद रखिए, ये जो रेट ऑफ चेंज है यानी कि स्लोप है, जो स्लोप को ही हमने क्या दिया ना, रेट ऑफ चेंज, स्लोप जो हमने निकाली थी उसी को कहा कि ये तो रेट ऑफ चेंज इन y है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर नॉन लीनियर फंक्शंस आपके हो, नॉन लीनियर फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइन ना हो ग्राफ और फंक्शंस लीनियर ना हो तो उनकी स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होती, उनका रेट भी कांस्टेंट नहीं होता। हाउएवर वन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग नॉन लीनियर फंक्शन इज बाय द एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो चेंज होता जा रहा है, रेट ऑफ चेंज इटसेल्फ चेंज होता जा रहा है, तो फिर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो एवरेज तो कांस्टेंट होती है ना, ठीक है। आप देखें, कोई भी काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें 10 टेस्ट हुए आपके, उसमें डिफरेंट आपने नंबर लिए हैं, लेकिन अगर आप उसका एवरेज निकालें तो एक ही निकलेगी, ठीक है। इसी तरह जब नॉन लीनियर फंक्शंस में आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ले लेना किसी इंटरवल के ऊपर तो वो कांस्टेंट हो जाती है। तो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड लिखा क्योंकि यही हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। अस्यूम दैट a person takes an automobile trip and that the distance traveled d can be estimated as a function of time t by the non-linear function this। अब आप इसको देख सकते हैं क्या ये non-linear function है या नहीं है, ये क्यों है non-linear function। देखिए इसकी पावर, एक t की पावर देखें तो ये स्क्वायर है, ये जो टर्म है ना आपकी, ये है इसको non-linear बना रही, दिस इज non-linear टर्म, क्योंकि लीनियर फंक्शन में आपकी पावर एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। नॉन लिनियरिटी जो है वो यहाँ से आ रही है, ये गिवन है, हमने निकालना नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम डिफरेंट पुट करते जाए डिफरेंस डिस्टेंस आता जाएगा। टाइम 0 पुट करें डिस्टेंस 0 आएगा, क्योंकि आप 0 पे तो चले थे, अभी डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। टाइम t1 पुट करें तो 1 घंटे बाद आपने 16 माइल्स कवर कर लिए, ठीक है। वेयर d इज मेजर्ड इन टाइम इन माइल्स, t इन आवर्स, एंड जो t है वो 0 से 5 है। इसका मतलब है आपने 5 घंटे तक सिर्फ ऑटोमोबाइल ट्रिप लिया है, 5 घंटे का ये ट्रिप था, 5 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये आपको d बता देगा, ठीक है। ड्यूरिंग दिस 5 आवर जर्नी द स्पीड ऑफ द कार मे चेंज कंटिन्यूसली, और ये होता है, आप कभी एक स्पीड रख के जा सकते हैं
हाँ, अनलेस आपकी गाड़ी क्रूज कंट्रोल हो और आप मोटरवे पे जा रहे हो, मोटरवे भी खाली हो आपकी, ठीक है ना, फिर तो आप एक ही स्पीड पे जा सकते हैं यहाँ से जहाँ तक मर्जी जाना चाहें, ठीक है। पिंडी से लाहौर चले जाएं मोटरवे के ऊपर, लेकिन आम जो जर्नीज होती हैं, आम जो हमारा ट्रैवल होता है, उसमें तो कोई जो इंसाना एक जैसी स्पीड नहीं रखी जा सकती। और वैसे भी गाड़ियाँ, हमारे पास कोई क्रूज कंट्रोल तो है नहीं है, ठीक है। आप पैडल पे पाँव रखते हैं, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी 80 पे होती है, कभी 70 पे होती है, तो आपकी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है आपकी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, रेस्ट स्टॉप्स एक्सेट्रा, आपने वहाँ पे भी टाइम ज़ाया करना है। लेट्स से आपका सफ़र यहाँ से लाहौर तक का, पिंडी से लाहौर तक का 4 घंटे का है, लेकिन अमूमन देखा होगा आपने 4.5, 5, 6 घंटे में लोग पहुँचते हैं, क्योंकि वो रेस्ट करते हैं, स्टॉप्स करते हैं बीच में। 2 घंटे गाड़ी चलाई, आधा घंटा बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस उतना ही कवर किया हमने, लेकिन कहीं पर स्टॉप भी कर लिया हमने, ठीक है। आफ्टर 1 आवर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस, ठीक है। तो 1 आवर में जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपके पास था 16 माइल्स, क्योंकि आपने 1 रख लिया ना। जो आपके पास डी आया वो क्या आया, एफ ऑफ 1, 8 1 स्क्वायर प्लस 8 1 16 माइल्स आपने 1 घंटे में कवर किया, ठीक है ना। यहाँ पे उसने एक फिगर सी बनाई है, अगर आप ये बनाना चाहें तो आप लेट्स से ये रोड आपकी जा रही है, ठीक है, और बीच में मोड़ आए, कुछ आए, यहाँ आप पहुँच गए 1 घंटे बाद, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ द रोड, ये बुक ने इस तरह डबल रोड बनाई है, मैं भी बना देता हूँ। बहरहाल आप बुक देखें, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है वहाँ पे, ठीक है। तो ये लेट्स से आपने यहाँ से स्टार्ट लिया था गाड़ी ने, ठीक है ना, ये आपकी गाड़ी ने यहाँ से स्टार्ट लिया था, कोई ज़्यादा अच्छी गाड़ी नहीं मैंने बनाई, लेकिन लेट्स से कि दिस इज़ योर कार, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट लिया और ये आपका टाइम यहाँ से 0 था, t0 था, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस भी आपका 0 था, टाइम भी 0 था, ये टाइम जब आपका 0 था, 0 आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया d, ठीक है। लेट्स से 1 घंटे बाद आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, t इक्वल टू 1 आवर, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना आया, 16 माइल्स, ठीक है। तो 16 माइल्स आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है आपकी during first hour. The average rate of change in the distance traveled with respect to the change in time during a time interval, better known as average velocity. अब याद करें, जब distance को आप चेंज करें ना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस देखना हो आपने, तो वो आपका होता है वेलोसिटी, या उसको स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम ट्रैवल्ड, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ दिस ट्रिप द एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स चेंज इन डी। देखें एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि चेंज इन डी डिवाइडेड बाय चेंज इन टी। तो चेंज इन डी क्या है कि f1 यानी 1 घंटे में जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया था और 0 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, t1 और t0 के दरमियान डिफरेंस। तो y की f की वैल्यू d की वैल्यू में हमने देख लिया और x की वैल्यू में, तो ये 16 माइल्स पर आवर आया। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज था, वो 16 माइल्स है, क्योंकि 1 घंटे में आपने 16 माइल्स चलाया ना, इसका मतलब है 16 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, कहीं पे आप 20 माइल पे चले गए होंगे, कहीं पे आप 10 माइल पे आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज स्पीड आपकी 16 है, क्योंकि आपने 1 घंटे में डिस्टेंस 16 कवर किया है बस, ठीक है। तो घंटे के हिसाब से देखें तो 16 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकेंड चलते जाएँ, यहाँ से आगे चलते जाएँ, अगर हम, ठीक है, आगे जाएं, फिर कोई हर्डल्स आएंगे, ये आप इधर पहुंच गए लेट से, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू किया अपना सफ़र, 1 घंटा और गाड़ी चलाई, ठीक है, तो आप इधर पहुंच गए, ठीक है। लेट से यहाँ पे अब आपकी गाड़ी अराइव हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी गाड़ी आ गई है। तो अब आपने यहाँ पे टी जो था वो 2 था, ठीक है। सेकेंड आवर में आपने जितना चलाया, अब सेकेंड आवर में जो डी आया वो क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आवर में था आपका डेल्टा टी जो था वो था 1 माइनस 0 विच इज़ 1, और डेल्टा डी जो है फर्स्ट आवर में क्या था, 16 माइनस 0 विच इज़ 16, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा टी क्या आया, यहाँ पे डेल्टा टी है 2 माइनस 1 विच इज़ अगेन 1, 1 घंटे ही है ना, 1 घंटे से 2 घंटे तक, ठीक है। इसी तरह जो डी डी है वो क्या आएगा, डेल्टा डी। अब यहाँ पे पहले डी हमें निकालना पड़ेगा कितना है, तो अगर मैं निकालूँ ये एफ ऑफ टी, यहाँ पे निकालूँ डी, तो ये क्या आएगा, 2 माइल्स में 8 टाइम्स 2 स्क्वायर विच इज़ 32 प्लस 8 कितना आया, ये आएगा ना एफ ऑफ
2 माइनस एफ ऑफ 1, तो ये आया 40 ये आया 48 माइनस एफ ऑफ 1 16 था, तो ये आ गया 32। तो डेल्टा डी इधर 32 आ गया, ये देखिए हमने निकाला भी है। द डिस्टेंस ट्रेवल एट द एंड ऑफ सेकंड आवर इज 48 माइल्स, क्योंकि एफ ऑफ 2 आपको 48 माइल दे देता है। तो डिफरेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द सेकंड आवर क्या आएगा, क्योंकि पहले घंटे का डिस्टेंस हम निकाल देंगे उसमें से, ठीक है ना। तो F2 माइनस F1 जो है ये सेकंड आवर में देगा आपको, ड्यूरिंग द सेकंड आवर ओनली। F2 जो है वो 2 आवर्स का देता है, सेकंड आवर में 1 आवर का निकालना पड़ेगा आपको। तो F2 माइनस F1 32 माइल्स। तो अब अगर एवरेज वेलोसिटी आप देखें ड्यूरिंग सेकंड आवर तो वो 32 माइल्स है। तो अब देखें 32 माइल्स पे, क्योंकि सेकंड उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लिया ना, सेकंड पे उसने 48 माइल्स तक कवर कर लिया था, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो 32 हो गई, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई 32। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द सेकंड आवर इज डिफरेंट कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द फर्स्ट आवर। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी डिफरेंट, क्योंकि चेंज हो रही है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 आवर्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रोवाइडेड बाय द टाइम ट्रैवल। अब अगर 2 घंटे का आप देखना चाहें एवरेज वेलोसिटी, पहले आपने एक घंटे की अलग देखी कि 1 घंटे में आपने जोन सा ना, यहाँ पे आपने कहा जी 1 घंटे में इतनी एवरेज वेलोसिटी थी, दूसरे घंटे में इतनी थी। लेकिन अगर आप पूरी देखना चाहें यहाँ से यहाँ तक कि शुरू से लेकर आखिर तक कितनी एवरेज वेलोसिटी है, तो वो आएगी डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लेकिन अब डेल्टा डी क्या है, ये F2 माइनस F0 है। अब 2 घंटे का आप देख रहे हैं, तो F2 से F0 तक जाएंगे, 1 तक नहीं, पूरे 2 घंटे की। और टी में भी 2 माइनस 0 आएगा। तो अगर ये करें तो 48 माइनस 0 बाई 2, तो दैट इज़ 24 माइल्स पर आवर, ठीक है। 24 माइल्स पर आवर आती है 2 घंटे के दौरान। अगर एवरेज वेलोसिटी देखें, पहले घंटे में एवरेज वेलोसिटी कुछ और थी, दूसरे घंटे में और थी एवरेज वेलोसिटी, लेकिन पूरे 2 घंटे की एवरेज वेलोसिटी कुछ और आ गई है। तो इंटरवल चेंज करते जाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो पहले इंटरवल 0 से 1 था, फिर इंटरवल आया 1 से 2, अब हमने इंटरवल लिया 0 से 2, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी चेंज होगी। तो याद रखें हर इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी चेंज आती है। तो ये देखें 24 माइल्स पर आवर आपकी एवरेज वेलोसिटी आई 2 घंटे की, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को कि एक जनरल का लेते हैं आप नॉन लीनियर फंक्शन। चलिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट्स A एंड B इन द फॉलोइंग फिगर। द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स ऑन F इज़ रिफर्ड टू एज अ सीकेंट लाइन। अब मैं आपको ये नीचे बना के दिखाता हूँ हम जो करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक ग्राफ है। लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। कोई फंक्शन दिया हुआ है ना आपका f ऑफ x, तो उसका ये ग्राफ है, ये x है और ये y है, ठीक है। अब हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक a, ठीक है, ये a पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट यहाँ पे B ले लिया, ठीक है। इसको वो कह रहा है जो ज्वाइन करती है ना लाइन आपकी, इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया इधर, ठीक है। लेट्स से कि ये आपका A पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना इसको सीकेंट लाइन कहा जाता है। ये जो 2 कर्व के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लें आप F के ऊपर और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, इसको सीकेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन, इसको सीकेंट लाइन कहते हैं, सीकेंट लाइन, ठीक है। तो ये आपका सीकेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज़ हैं, ये लेट्स से ये x है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट x है और y पे इसका कोऑर्डिनेट y है, ठीक है। लेट्स से दिस इज y, ठीक है। अब a के जो a जो है पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x fx होंगे, ठीक है, या ठीक है fx
एक्स एफ एक्स। तो क्योंकि ये जो y है, y की वैल्यू है, इसको एफ एक्स कहते हैं ना, क्योंकि ये आएगी इधर से, तो इसको y क्या लें या एफ एक्स क्या लें, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो y एफ एक्स है। अब यहाँ पे b, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि आप कोई इंक्रीमेंट ले लें यहाँ पे, कि आप x से एक अगले पॉइंट पे चले गए हैं, तो जो भी आगे पॉइंट है वो x में कोई ना कोई चेंज है ना, ठीक है। लेट्स से ये डिस्टेंस आपका डेल्टा x था, हम यही डिस्टेंस ले रहे हैं ना, x2 माइनस x1, लेकिन अब x2 माइनस x1 नहीं लिख रहे हैं, हम x ले रहे हैं और x में डेल्टा x ऐड कर दें तो इधर आगे पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, एग्री कि x में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो एक नया पॉइंट आ जाएगा, उसको डेल्टा। तो अब जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे, b के, b का x वैल्यू तो आ रही है x प्लस डेल्टा x, और इसकी y वैल्यू कहाँ से आएगी, y वैल्यू इसकी कहाँ से आएगी, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स में डेल्टा एक्स पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स है ना, तो एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे तो वाई वैल्यू आ जाएगी, तो इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपके बन गए ए और बी के। अब इनके दरमियान अगर हम डेल्टा एक्स, तो हमारे पास डेल्टा एक्स है, अब डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, ये जो डिफरेंस है डेल्टा वाई, ये जो डिफरेंस है ये आपके पास है डेल्टा वाई। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या डेल्टा वाई भी कह सकते हैं, डेल्टा एफ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि f की जो ऊपर वाली वैल्यू थी, जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और इसमें से जो f की नीचे वाली वैल्यू एफ एक्स, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डेल्टा y आ जाएगा, और डेल्टा x, अगर x प्लस डेल्टा x में से x सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा x आता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम लिखें तो रेट ऑफ चेंज तो वो ये आएगा, ठीक है। इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x इज x प्लस डेल्टा x माइनस x विच इज डेल्टा x। द एसोसिएटेड चेंज इन द वैल्यू ऑफ y इज डेल्टा y विच इज एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। यही हमने दोनों चीज़ें निकाली, ये पिछली फिगर में देखें दोनों चीज़ें ये निकली हैं, ये x में चेंज डेल्टा x आई है, ठीक है, और y में चेंज ये एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। तो ये दोनों चीज़ें इधर लिखी है हमने। द रेशो ऑफ दीज चेंजेस इज, इन दोनों का अगर हम रेशो ले लें तो क्या आया रेशो, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये चेंज आ गई इन दोनों में जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो द अबव इक्वेशन इज समटाइम्स रिफर टू एज डिफरेंस कोशेंट, ठीक है, इसको डिफरेंस कोशेंट भी कहते हैं। ये जो राइट साइड हमने लिखी है ना, डिफरेंस कोशेंट क्यों कहते हैं, कोशेंट होता है दो नंबर की रेशो, दो चीज़ों को आप डिवाइड कर दें उसको कोशेंट कहते हैं ना हम, ठीक है। तो अब इन डिफरेंसेस को हम डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर y का डिफरेंस है, नीचे x का डिफरेंस है, डिफरेंस इन y डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x, तो इसलिए हमने इसको डिफरेंस कोशेंट कह देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोशेंट है, हमारी अगली जो चीज़ें हैं वो इस पे बेस करेंगी, ठीक है। तो डिफरेंस कोशेंट को आपने याद रखना है कि डिफरेंस कोशेंट क्या है, ठीक है। चेंज इन f डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये है आपके पास डिफरेंस कोशेंट। तो ये डेफिनेशन भी लिख दी हमने, व्हाट इज द डिफरेंस कोशेंट, गिवन एनी टू पॉइंट्स on a function f having coordinates x fx and x plus delta x fx plus delta x, ठीक है। अगर ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, ठीक है, द डिफरेंस कोशेंट प्रोवाइड्स द जनरल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x व्हाइल मूविंग फ्रॉम x fx टू x प्लस डेल्टा x fx प्लस डेल्टा। तो ये देखें, ये जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा राइट साइड पे, ये क्या है, ये यहाँ से देखें जब a से b तक हम गए तो ये रेशो है ना, ये जो हमने x में चेंज और y में चेंज को डिवाइड किया आपस में, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं है। अगर a से b तक जाने के लिए हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज इसी को कहते हैं ना, तो डिफरेंस कोशेंट आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड है ये स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स, ये जो आपने पीछे जो देखा होगा कि हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी, तो अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम ये दो डिफरेंसेस को डिवाइड करें तो ये इसकी स्लोप देता है, लिहाजा ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ये सीकेंट लाइन का की स्लोप दे देता है आपको, सीकेंट लाइन की स्लोप, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस कोशेंट ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और कह रहा है कि जनरल एक्सप्रेशन निकालें डिफरेंस कोशेंट के लिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स यूजिंग द 2 पॉइंट फार्मूला। फाइंड द स्लोप इन पार्ट बी यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस कोशेंट फाउंड इन पार्ट ए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जो हमने निकालना है वो है डिफरेंस कोशेंट, ठीक है। तो अब देखें गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द फंक्शन विच हैव कोऑर्डिनेट्स
एक्स एफ एक्स, ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वी हैव, अगर आप निकालें डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, तो देखिए हमें डिफरेंस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स तो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, तो वो क्या होगा, वो होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड भी करना पड़ता है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स कर दें आप, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आया, इसमें से हमने माइनस करना है एफ एक्स को, तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एफ एक्स आ गया। अब देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये बचा, तो ये जो डिफरेंस इन एक्स है वो ये बचा, ठीक है, ये बचा आपके पास। और यही आगे हमने कैलकुलेट भी किया, देखें एफ एक्स प्लस डेल्टा ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये एफ एक्स है, इसको स्क्वायर लिया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये बच गया 2x डेल्टा एक्स। इधर में मैं x भूल गया हूँ, यहाँ पे एक x भी होना चाहिए, यहाँ पे 2x भी होना चाहिए, तो ये है 2x डेल्टा x, ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आया 2x डेल्टा। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देखें ये डेल्टा x, ये वाला डेल्टा x और ये डेल्टा x कॉमन फैक्टर है ना, तो डेल्टा x कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो वो फैक्टर किया हमने, फैक्टरिंग डेल्टा x फ्रॉम ईच टर्म इन द न्यूमरेटर एंड कैंसलिंग विद डेल्टा x इन द डिनोमिनेटर। तो ये मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा, पहला जो एक्सप्रेशन था ये जो, ठीक है, ये लिखा हमने क्योंकि ये तो डेफिनेशन है ना। इसके बाद मैंने ये लिख दिया था आखिरी, ठीक है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो ये डेल्टा एक्स कट गया, तो आपके पास जो डिफरेंस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया है 2x प्लस डेल्टा एक्स। ये आपका डिफरेंस जो उसने पूछा था ना, फाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ द, तो ये आपने निकाल लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कह रहा जी कि वो निकालें, स्लोप निकालें, स्लोप निकालें यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। तो अब जो बी पार्ट था वो क्या है, बी पार्ट में जो पूछा था, ये देखें बी पार्ट हम दोबारा देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग -2 4 एंड 3 9। तो -2 4 3 9 में y1 -2 4 और 3 9, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लाइन है -2 4 है एक और दूसरा 3 9 है, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू x1 की है, ये y1 है, ठीक है, एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, ठीक है। तो ये देखें इसमें जो स्लोप है m वो क्या होगी, वो डेल्टा y बाई डेल्टा x आती है, यानी कि y2 माइनस y1, ये 2 पॉइंट फार्मूला जहाँ से आज हमने डिस्कशन शुरू की थी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टू, तो y2 था 9 माइनस y1 था 4, x2 जो है वो 3 है और x1 है -2, तो -2 प्लस 2 हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज़ 5 और 3 प्लस 2 इज़ 5, तो द आंसर इज़ 1, ठीक है। तो स्लोप जो है आपकी इस लाइन की 1 आ गई, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स इज 1, ठीक है। तो सी पार्ट देखें क्या है, फाइंड द स्लोप इन पार्ट बी यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस क्वोशिएंट फाउंड इन पार्ट ए, ठीक है। तो आप देखें उसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा कि पार्ट ए में हमने जो डिफरेंस क्वेश्चन निकाला है वो 2x प्लस डेल्टा एक्स है, तो हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स और x निकालने पड़ेंगे। आप एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आप दूसरे पॉइंट तक गए, ठीक है। तो लेट्स से ये आपके पास पॉइंट था ना -3, पहला पॉइंट है -2 4 और दूसरा है 3 9, -2 4 और दूसरा पॉइंट है 3 9, ये है ना। तो इसको हम x कहते हैं ना, x डेल्टा x ये है और ये x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। तो x डेल्टा x हमें सिर्फ x और डेल्टा x चाहिए, तो x जो है वो हम इधर से -2 ले लेंगे ये c पार्ट में, ठीक है, और जो डेल्टा x है वो x में डिफरेंस 3 माइनस -2, तो ये आपके पास क्या आया 5। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, क्योंकि पहला पॉइंट जो था वो x डेल्टा x था ना, x एफ एक्स, और ये था x प्लस डेल्टा x एफ एक्स, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई। अब जो हमने डिफरेंस क्वेश्चन निकाला था dy बाई डी एक्स जो पार्ट ए में, वो था
2x डेल्टा एक्स, नहीं 2x प्लस डेल्टा एक्स था, ठीक है। देख लेते हैं पीछे जाके, आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें जो हमने डिफरेंस क्वेश्चन निकाला ये है, ठीक है, ये था ना 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये है 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप वैल्यूज डाल दें, सिर्फ 2x जो है वो -2 है और डेल्टा एक्स जो है वो 5 है, तो ये क्या आया -4 प्लस 5 दैट इज 1। तो देख लें वही स्लोप आई है ना, स्लोप आपके पास वही 1 आई है जो आपने पार्ट बी में, तो डिफरेंस क्वेश्चन भी आपको स्लोप ही देता है जो डायरेक्ट आपने निकाली। असल में ये जो ग्राफ था, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ये जो ग्राफ था वो ये था, आपका जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ये पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला था इस तरह का, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, ये y है, ये x है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट थे वो -2 4 और ये सारा ये इस तरह सा, ये सीकेंड लाइन थी आपकी, ठीक है, ये था -2 4 और ये था 3 9, ठीक है। तो ये सीकेंड लाइन की ग्राफ थे और हमने सीकेंड लाइन का डायरेक्ट भी निकाल लिया 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके, और हमने इसका डिफरेंस, इस इक्वेशन का डिफरेंस क्वेश्चन यूज़ करके भी हमने निकाल लिया, दोनों से इसकी जो स्लोप है वो 1 आई, ठीक है, सीकेंड लाइन की। तो ये आपके पास था एवरेज रेट ऑफ चेंज का सारा सिलसिला। इसका जो दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, द एवरेज रेट ऑफ चेंज और डिफरेंस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम देखते हैं वो क्या होता है। अब इस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन है आपका 15.4, इसका जो टॉपिक है वो है द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज तो पूछा है, देखिए हर पॉइंट पे चीज़ चेंज हो रही है। जैसे हमने कार की एग्जांपल देखी थी, आपने ट्रैवल शुरू किया, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है आपकी आपका डिस्टेंस। आपने एवरेज चेंज तो देख ली कि पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक टोटल चेंज कितनी आई है, एवरेज चेंज हमने देख ली, लेकिन किसी पॉइंट पे चेंज देखी जा सकती है कि नहीं, कि भी अब इस पॉइंट पे क्या चेंज है, इस इंस्टेंट पे क्या चेंज आ रही है, उस चीज़ को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाता है कि एट द वेरी मोमेंट आपकी कितनी चेंज आ रही है, रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। तो उसको इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर। अ डिस्टिंक्शन नीड्स टू बी मेड बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एग्जाम्पल 25 डिस्कस्ड अ सिचुएशन इन विच द डिस्टेंस ट्रैवल d वाज एस्टिमेटेड, वो जो हमने एग्जाम्पल अभी की, ठीक है, बुक में एग्जाम्पल 25 है वो। Discussed a situation in which the distance traveled d was estimated as a function of time by the function this, ठीक है। ये जो आप रिकॉल करें तो यही था ना, d is equal to 8t square plus 8t, और where t was from 0 to 5, ठीक है। Suppose that we are interested in determining how fast the car is moving at the instant that t is equal to 1. t equal to 1 के ऊपर हम let's say देखना चाहते हैं कि कार कितनी, किसी इंटरवल पे नहीं देखना चाहते, 0 से 1 तक नहीं, 1 से 2 तक नहीं, 0 से 2 तक नहीं, जब पूरा t1 हो जाए यानी 1 घंटे के बाद उस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि अब कार की स्पीड क्या है। आप स्पीडोमीटर पे तो देख सकते हैं ना बड़े मज़े से, ठीक है ना, कि स्पीड क्या आ रही है, लेकिन डिस्टेंस में चेंज देखते हैं। We might determine this instantaneous velocity by examining the average velocity during time intervals near 1, ठीक है। अब वो कहता है कि 1 के करीब ना छोटे छोटे इंटरवल बना के देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है। फॉर इंस्टेंस the average velocity during the second hour between t1 and t2 can be determined as, वो हमने निकाला भी हुआ है, ठीक है। अगर वो मैं निकालूं तो कैसे आएगा, और जो एवरेज वेलोसिटी थी ड्यूरिंग 1 and 2, ये हमने किया भी हुआ है वैसे, लेकिन अगर आप निकालें dd by dt तो वो था f2 minus f1 over 2 minus 1। f2 था 48, f1 था 16 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 32। ये हमने निकाला भी है, ये 32 माइल्स पर आवर आ गया, ठीक है। ये आपकी एवरेज है। अब हम ना 1 के करीब देखना चाहते हैं क्या, असल में हम ये करना चाह रहे हैं, देखें वो जो भी ट्रैवल था ना, लेट्स से ये t इज इक्वल टू 1 है, हम इस पे देखना चाह रहे हैं। तो पहले हमने कहा कि चलें 1 से 2 तक देखते हैं क्या हुआ। अब इस 2 को ना करीब लेके जाएंगे, लेट्स से इधर 1.5 कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी चेंज है, इसको और करीब ले जाएंगे, ठीक है ना, 1.1 पे ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे 1.1 पे, और देखेंगे 1 से 1.1, तो इसको जितना करीब मैं 1 के लेता जाऊंगा ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें देगी, ठीक है। लिमिटिंग बिहेवियर है ये।
द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड 1.5 क्या आएगी, 1 और 1.5 के दरमियान क्या आएगी, f ऑफ 1.5 माइनस f ऑफ 1 ओवर 1.5 माइनस 1। तो f ऑफ 1.5 जो है ये है 30, अगर आप निकाल के देखें ये 30 आएगा। f ऑफ 1 जो है वो 16 था डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आपके पास आया 28 माइल्स पर आवर। इसी तरह अब हम जो है 1 और 1.1 के दरमियान निकालना चाहते हैं, तो 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 ये आ गया। इसमें देखें 1.1 पे जो एफ की वैल्यू है वह है 18.48। आप निकाल के देख लें 18.48 माइनस एफ ऑफ 1 तो 16 ही था और नीचे 0.1 आया, तो ये आपके पास आया 24.8 माइल्स पर आवर। ठीक है, इसमें जो हमने निकाला ना ये कैसे निकला, ये देखें ये जो है ये कैसे निकाला है हमने, ये निकाला एफ ऑफ 1.1। तो एफ ऑफ 1.1 क्या है, 8 टाइम्स 1.1 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 1.1। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 18.48 आएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो पीछे हमने ये निकाला था 30, ठीक है, ये भी इसी तरह ही निकाला था। ये एफ ऑफ 1.5 है, एफ ऑफ 1.5 जो है ये है 8 टाइम्स 1.5 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 1.5। तो इसको अगर आप सिंपल करें तो ये 30 आएगा। ठीक है, अब हम और करीब जाते हैं, 1 के और करीब जाएंगे तो 1.01 क्या देते हैं, तो अब डेल्टा डी और डेल्टा टी में क्या आएगा, एफ ऑफ 1.01 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.01 माइनस 1। ठीक है, तो अब ये देखें कितना आता है, एफ ऑफ 1.01 जो है वो 16.2408 है, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 0.01, तो ये आपके पास जो आया ये आया 24.08। ठीक है, अब इसी तरह ये जो 16 वैल्यू हमने निकाली है ना, ये इस तरह निकली थी, एफ ऑफ 1.01 विच इज़ 8 टाइम्स 1.01 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 1.01। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगी 16.2408। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई। अब देखें इसी तरह अगर हम चलते जाएं, अगर आप ये देखते जाएं इन सब में, जब हम दूर थे 1 से 2 तक थे तो 32 था, फिर हम 1.5 पे आए तो ये आ गया 28 पे, 1.1 में गए तो 24.8 आया, और करीब गए तो 24.08 आया, और करीब जाए तो और वेलोसिटी कम होगी। तो होता क्या जा रहा है कि जब हम इधर थे, लेट्स से ये t इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 से 2 तक जब गए तो 32 था, 1 से 1.5 तक आए तो ये आ गया 28, 1 से 1.01 तक गए तो ये आया 24.8, और 1 से बिल्कुल पास ही रहे तो ये आया 24.08। अब अगर और मैं कम कर दूं, ये 1.001 कर दूं लेट्स से, ठीक है, तो बिल्कुल और ये कम, तो हो क्या रहा है असल में, कम होता जा रहा है। ठीक है, और हम t इक्वल टू, ये बेसिकली ये इस तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं ना, हम t इक्वल टू 1 की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये जो बीच में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम करते जा रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे t1 1 था, ठीक है ना, और दूसरा t जो है t2 वो 2 था। अब जब हमने यहाँ पे t2 को 1.05 किया तो क्या किया हमने, डेल्टा t को कम कर दिया, तो डेल्टा t छोटा होता जा रहा है हमारा। जो डेल्टा t छोटा होता जा रहा है, ये कितना 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, और फिर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 1 पे हमें दे देगा। ठीक है, तो दीज कंप्यूटेशंस हैव बीन डिटरमिनिंग द एवरेज वेलोसिटी ओवर शॉर्टर एंड शॉर्टर टाइम इंटरवल्स मेजर्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 1। एज द टाइम इंटरवल्स बिकम्स शॉर्टर और एज द सेकंड वैल्यू ऑफ t इज चोजन क्लोजर एंड क्लोजर टू 1, यही मतलब है ना, सेकंड वैल्यू जब t के करीब करीब आ रही है तो इसका मतलब है जो डेल्टा t है हम वो छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी डेल्टा d बाई डेल्टा t इज अप्रोचिंग अ लिमिटिंग वैल्यू, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 कैन बी डिफाइंड एज दिस लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना वो एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू होती है। टू डिटरमिन दिस लिमिटिंग वैल्यू वी वुड कंप्यूट, अब इसको अगर हमने करना है तो हम क्या कंप्यूट करेंगे कि जो डेल्टा t है उसको हमने 0 करना है। ठीक है, आपके पास क्या था, जो डेल्टा d बाई डेल्टा t था ना, इसमें हमने लिमिट लेनी है एज डेल्टा t गोज टू 0। ठीक है, ये लेनी है।
तो अगर हम लिमिट ले लें इसमें कि डिस्टेंस को ज़ीरो की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो एक्सप्रेशन जिस चीज़ को अप्रोच करेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अप्रोच करेगा। तो ये क्या था, ये था एफ ऑफ टी प्लस टी वन है, टी तो वन था ना, तो वन में हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं डेल्टा टी और उसमें से एफ वन सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं हम डेल्टा टी पे। ये था असल में। देखिए इसको अगर हम कंप्यूट करें ना, ठीक है, तो क्या आता है, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 8 टाइम्स एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा टी, यानी कि टी की जगह 1 प्लस डेल्टा टी रखें स्क्वायर, प्लस 8 टाइम्स 1 प्लस डेल्टा टी, ये आपका फंक्शन था एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा टी, ये आया, माइनस एफ ऑफ 1 क्या आया, 8 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी तो वेरिएबल है, देखिए इसकी हमने लिमिट 0 करनी है, तो इसलिए डेल्टा टी को हमने चेंज नहीं करना, वो डेल्टा टी ही रहेगा। लिमिट एज डेल्टा टी गोज टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 8 तो कॉमन है, देखें 8 यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से 8 को बेशक आप कॉमन ही ले लें। 1 प्लस डेल्टा टी स्क्वायर ओपन कर दें, 1 प्लस 2 डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस डेल्टा टी आ गया, और यहाँ से भी 8 बाहर चला गया तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मसला ये है कि ये देखें नीचे 0 आ रहा है ना, डेल्टा टी 0 जा रहा है नीचे, ये डेल्टा टी को हमने कैंसिल करना किसी तरह। अब देखें यहाँ पे भी डेल्टा टी कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो डेल्टा टी अगर हम कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, फैक्टर आउट कर लें, तो ये 2 प्लस डेल्टा टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ओवर डेल्टा टी। अब देखें ये डेल्टा टी कैंसिल हो गए। अब आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू आई है वो हम ले लेते हैं, 8 टाइम्स 2 माइनस 1 1 प्लस डेल्टा टी आ गया, ये आया। तो अब अगर आप 0 कर दें इसको, डेल्टा टी गोज टू 0 करें, तो आपके पास क्या आएगा, ये प्लस 1 है, गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। देखें प्लस था 2 प्लस 1, तो ये 3 आ गया। अब देखें अगर हम अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं। हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना लिमिट की, कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो आप लिमिट पुट कर दें, ये लिमिट आप लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे नहीं, बस रिप्लेस कर देंगे। तो ये लिमिट जो आई है ये क्या आई, 8 टाइम्स 3 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो 8 टाइम्स 3 इज़ 24, देखिए माइल्स पर आवर। तो 24 माइल्स पर आवर आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको भी देखें तो हम 32 था, फिर 28 हुआ, फिर 24.8 हुआ, फिर 24.08 हो गया, ये देखें, ठीक है। और कम करें ना तो 24.008 हो जाए में भी। तो देखिए यहाँ से भी हमें लग रहा है, पहले 32 था, फिर 28 हो गया, 24.8 हुआ, 24.08 हुआ, तो हमें लगता है कि ये जाके ना कहीं 24 पे ही जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू इसकी 24, ये टेबल बना के भी हमने देखा कि ये 24 को जाता है, और फिर हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया तो देखा ये 24 ही आई है वैल्यू। तो 24 माइल्स आवर उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, यानी कि जब वो 1 घंटे का ट्रैवल कर चुकी थी ना, उस पॉइंट के ऊपर जिस स्पीड आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा था ना, वो आपका 24 माइल्स पर आवर था। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किसी पॉइंट के ऊपर, किसी इंटरवल के ऊपर नहीं है, ये याद रखना है। ओके, तो ये आपकी 24 आ गई वेलोसिटी दोनों तरफ से। Thus the instantaneous velocity of the automobile at t is equal to 1 is 24 miles per hour. Note that the average velocity is measured over an interval and the instantaneous velocity is defined for a particular point of time. The instantaneous velocity is a snapshot of what is happening at a particular instant, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ों में डिफरेंस जो है वो आपने देखना है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट ऑफ चेंज वो आपका किसी इंटरवल के ऊपर होता है कि आप यहाँ से यहाँ तक आए तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या रही या एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या रहा। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यह है कि किसी पॉइंट के ऊपर आप बैठे हैं और कह रहे हैं कि अब बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियसली क्या चेंज आ रही है, उस वक्त वेलोसिटी आपकी क्या है, इस वक्त आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, इस वक्त आपका रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है। तो ये
किसी पॉइंट के ऊपर क्या हैपन हो रहा है ये उसको बताती है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंट से निकला ना, किसी इंस्टेंट के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज कितना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों में डिफरेंस है जो आपने याद है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। The instantaneous rate of change of a smooth continuous function can be represented geometrically by the slope of the line drawing tangent to the curve at the point of interest। अब वो कह रहा है कि ये जो instant average rate of change हमने देखा कि secant line की slope देता था, यही हमने देखा था ना पहले कि average rate of change निकाला और secant line की slope निकाली, दोनों बराबर थे। अब हम कह रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो टेंजेंट लाइन की स्लोप देता है आपको। ठीक है, ये हम देखते हैं कि कैसे देता है। ठीक है, let's first determine the meaning of the tangent line. The tangent line at A is the limiting position of the secant line AB as a point B comes closer and closer to A. ठीक है, becomes closer and closer to A। ठीक है, अब ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया एक्स वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, लेट से ग्राफ ले लेते हैं, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये आपके पास एफ एक्स है। ठीक है, ये आपके पास वाई आ गई वैल्यूज़, ये एक्स आ गई वैल्यूज़। अच्छा, अब देखिए हमने दो पॉइंट लेने हैं कि ए से हमने स्टार्ट लिया, लेट से दिस इज़ ए, और अब हमारे पास जो बी था वो ये है, लेट से। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, ये बी पे आ गए हम और ये ए पे चले गए, ये आपके पास आ गई ए से बी। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं कि बी, ए को वहीं रखना है, बी को मूव करना है क्लोजर, लेट्स से यहाँ पे आ गया नया बी आपका। ठीक है, और क्लोज लेके जाएं, यहाँ पे आ गया और क्लोज। ठीक है, इसी तरह लेट्स से यहाँ पे ले आते हैं बाद में, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये बी आपका मूव कर रहा है, यहाँ पे बी था आपका, आप इस बी को मूव कर रहे हैं ए की तरफ। ठीक है, ए के क्लोजर जा रहा है, लेट्स से नया पॉइंट बी वो डैश कह रहे हैं इसको, उसके बाद जो पॉइंट है वो भी डबल डैश कह रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं हम। ठीक है, पॉइंट्स को ट्रिपल डैश। तो क्या हो रहा है, हम आस्ता आस्ता बी को मूव कर रहे हैं क्लोजर एंड क्लोजर टू ए। ठीक है, अब देखें ये क्या थी, ये सीकेंट लाइन थी ना, सीकेंट लाइन थी ये। ठीक है, ये भी सीकेंट लाइन थी। ठीक है, ये सारी सीकेंट लाइन है, ये भी सीकेंट है। ठीक है, ये भी सीकेंट है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे वो सीकेंट लाइन कहलाएगी। अब देखें जो जो हम करीब आते जा रहे हैं ना, ठीक है, जो जो हम इसके करीब आते जा रहे हैं, तो आखिर में जब बिल्कुल इसके करीब आ जाएंगे ना, बी ए को अप्रोच कर जाएगा, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इस कर्व को बस टच करेगी। देखें, ये इसी पॉइंट पे टच कर रही है, अब इस कर्व को दो पॉइंट पे टच नहीं कर रही, क्योंकि जो जो हम करीब आते जा रहे थे ना, लेट्स से अगर हम यहाँ आ जाते तो आपकी कर्व इस तरह निकल जाती सेकंड लाइन, ये इधर। ठीक है, करीब ये इधर। ठीक है, और जो ही मूव करते जा रहे हैं हम, तो ये लाइन नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, जो जो हम इसके करीब जाते जा रहे हैं ए के, ये लाइंस आपकी नीचे आती जा रही हैं। देखें, ये नीचे आई। ठीक है, ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे जाती जाती ना, आखिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी लाइन बिल्कुल उस पॉइंट, जो ए पॉइंट है उसको टच करके निकल जाएगी। बस वो लाइन ऐसी है जो टच कर रही है, इन दोनों को क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, बाकी सारी कर्व को क्रॉस कर जाती थी आपकी लाइनें, ये क्रॉस कर जाती थी सारी। ठीक है, ये इधर से, तो अब ये टच करके, अब मजीद हम बी को अगर उस तरफ ले जाएं तो दोबारा से ये इस तरह सेकंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमें उसकी खैर ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट, जब इस तरह दो सीकेंट लाइन को आप बी पॉइंट को क्लोजर क्लोजर ए को लेते जाएं, तो जब ए के ऊपर अप्रोच कर जाएगा पॉइंट जब, तो वो आपकी सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ठीक है, टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। अगर ये कर्व है ना और ये पॉइंट जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये जो पेन मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पेन इस कर्व के टेंजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ उसको क्रॉस नहीं करती आपके फंक्शन को। तो जो अगर बी जो पॉइंट है, अगर ए पॉइंट को अप्रोच कर जाए, तो जो सीकेंट लाइन है, सीकेंट लाइन ए बी, ठीक है,
ये अप्रोच कर जाएगी टेंजेंट लाइन को, टेंजेंट लाइन एट ए। और टेंजेंट लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे होती है, 2 पॉइंट पे नहीं। सीकेंट लाइन ए भी है, लेकिन टेंजेंट लाइन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे आती है, ए के ऊपर। तो यही वो चीज़ आ गई। देखिए, जब एवरेज वेलोसिटी थी तो 2 पॉइंट्स के दरमियान थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है तो वो एक पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको सीकेंट लाइन की स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है ना, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जो एक पॉइंट के ऊपर है वो आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप दे देता है, ठीक है। यही हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये देखें, वो कह रहा है जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो आपको स्लोप देता है टेंजेंट लाइन का, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर। तो ये आई होप कि आपको इस टेंजेंट लाइन का पता चल गया होगा। ये कर्व थी, ठीक है, ये कर्व इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है, ये कर्व है आपकी, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये एक पॉइंट पे टच करके चली गई है इसको, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए, ठीक है, ए के ऊपर, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन का आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमने स्लोप, स्ट्रेट लाइन की तो स्लोप पढ़ी है, लेकिन टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है। यहाँ से अगर हम एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से अब हम स्लोप ऑफ अ कर्व निकालना चाहते हैं। द स्लोप ऑफ अ कर्व एट एक्स इज इक्वल टू ए इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स इक्वल टू ए। तो जो उसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है ना, वही हम उसकी कर्व की स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं एक आपको फिगर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये दोबारा से हम एक फिगर बनाते हैं, वही फिगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक किस्म की थोड़ी सी नीट बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी नीट बना लेते हैं कि यहाँ से हमने यहाँ से जो टेंजेंट लाइन है उसका ग्राफ बनाना है। ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, ठीक है। टेंजेंट लाइन है एट दिस पॉइंट ए, लेट्स से ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू ए था, ठीक है, x की वैल्यू a है यहाँ पे। तो इस a के ऊपर हम टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना चाह रहे हैं। अब इसको हमने करना तो उसी तरह ही है कि हम a प्लस डेल्टा एक्स कर लें और a माइनस डेल्टा एक्स कर लें, ठीक है, किसी a के ऊपर। अब ये यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट लें तो आपके पास सीकेंट लाइन आ जाएगी ए से बी तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नई लाइन है सीकेंट लाइन, इसमें हमने क्या करना है, एक वैल्यू ऐड कर देनी है, ठीक है। ये देखिए, पहले ए था, इसको बेशक एक्स ही कह दें आप, ए ना कहें, कोई पॉइंट है एक्स, जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं। अगर एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कह दें इसको, ठीक है। आगे हमने डेरिवेटिव भी डिफाइन करना है तो एक्स ही ठीक है किसी पॉइंट के ऊपर। तो अगर ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आएगा ये, ठीक है ना, और ये जो था वो एफ एक्स था, क्योंकि ये ग्राफ एफ एक्स है ना, ठीक है। तो ये एक्स के ऊपर एफ एक्स वैल्यू आ गई और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब जो डिफरेंस हैं दोनों के वो डिवाइड करेंगे तो ये सीकेंट लाइन की स्लोप आएगी, ठीक है। ये इसको b कहते हैं, इसको a कहते हैं। तो स्लोप ऑफ अ सीकेंट लाइन जो आएगी, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ए बी, ठीक है, ये आपके पास है डिफरेंस इन y वैल्यूज। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये डिफरेंस इन y वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x वैल्यूज विच इज डेल्टा एक्स। ये आपकी ये जो डिफरेंस क्वोशिएंट था ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है। हमने कहा जो टेंजेंट लाइन है ये अगर b जो सा ये अप्रोच कर जाए a को, अगर देखें b a की तरफ जा रहा है तो ये जो पॉइंट है ये a की तरफ जा रहा है ना, बेसिकली इस तरह। तो क्या हो रहा है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो था वो डेल्टा एक्स है। तो जब b जो सा है पॉइंट वो अप्रोच करेगा a को, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को। तो अगर हम राइट साइड, इस एक्सप्रेशन के राइट साइड पे डेल्टा एक्स को 0 कर दें तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आई है यहाँ पे राइट साइड पे जो था आपके, अब मैं दोबारा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ आपको। तो जो स्लोप थी सीकेंट लाइन ए बी की, वो थी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। और अब हमने कहा कि इन द लिमिट, अगर हम लिमिट ले लें, इन द लिमिट
एज डेल्टा एक्स गोज टू 0, ठीक है, जो सीकेंड लाइन ए बी थी, सीकेंड लाइन ए बी विल अप्रोच टू टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन बन जाएगी सीकेंड लाइन, टेंजेंट लाइन एट एक्स, ठीक है, एट ए, तो ये बन जाएगी, और जो स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाएगी। यानी राइट साइड पे अगर मैं लिमिट ले लूँ तो वो सीकेंड लाइन की स्लोप नहीं रहेगी, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। हैंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट x is limit as delta x goes to 0 of the slope of secant line। slope of secant line ये थी जो डिफरेंस कोशेंट है आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये जो स्लोप थी सेकंड लाइन की, अगर इसमें हम डेल्टा एक्स गोज टू 0 कर दें तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। और ये वही है जो हमने किया था अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को सॉल्व किया था डेल्टा टी गोज टू 0 लेके, और आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये था आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक इसमें कवर किया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द डेरिवेटिव का, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव है वो असल में यही है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये याद रखें आप, ठीक है। इसी चीज़ को डेरिवेटिव भी कहा जाता है फंक्शन का, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन द डेरिवेटिव। गिवन अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स जो है नोटेशन है डेरिवेटिव की, इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं राइट हैंड साइड को, और ये नोटेशन है जो हम लेफ्ट पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy डेरिवेटिव ऑफ y है, और नीचे जो dx लिखा हुआ है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू x कहता है। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन थी, वही डेरिवेटिव भी है, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी मेड रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन। द अबव इक्वेशन इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव। ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है ना, ये वाला, ये जनरल एक्सप्रेशन है डेरिवेटिव के लिए। द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ी सी चेंज लाएं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल y में इंस्टेंटेनियस चेंज आती है ना, वो डेरिवेटिव होता है आपका, ठीक है। द नोटेशन dy बाई डी एक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन x। द नोटेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डेल्टा y बाई डेल्टा x विच रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने कि ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, ये एवरेज रेट है, और dy बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, द डेरिवेटिव इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ f एट एनी पॉइंट x इन द डोमेन। किसी पॉइंट x के ऊपर अगर स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो वो डेरिवेटिव आपको देता है। If the limit in the above figure does not exist, the derivative does not exist। जारी बात है, अगर राइट हैंड साइड जो है ये इन्फिनिटी दे दे या एग्जिस्ट ही नहीं करती लिमिट, तो मैं डेरिवेटिव किसको कहूँगा, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे, राइट साइड पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका मतलब है कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो दो स्टेप है फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय यूजिंग लिमिटिंग अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहा है, डिटरमिन द डिफरेंस कोएफिशिएंट फॉर f यूजिंग इक्वेशन डिफरेंस क्वेश्चन। अब आपको पता ही है कौन सी इक्वेशन है आपके पास। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो पहले डिफरेंस क्वेश्चन निकालें। 2 स्टेप मेथड है, 2 स्टेप, कि पहले ये डिफरेंस क्वेश्चन निकालें, इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे मैंने एग्जांपल में सिंप्लीफाई किया था इसको, ठीक है ना, ये, और इसको सिंप्लीफाई करें। और फिर वो कह रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द डिफरेंस क्वेश्चन एज डेल्टा एक्स गोज टू 0 यूजिंग इक्वेशन दिस वन। ये अभी जो हमने पहले लिखी ना, ये वो वाली इक्वेशन है, ठीक है। कि आपने यही जो डिफरेंस क्वेश्चन निकाला था, सिंप्लीफाई किया था, उसको अब यहाँ पे रख लें, उसकी वैल्यू, जो भी उसका आंसर आया। अभी तो मैं एक्सप्रेशन पूरा ही लिख देता हूँ ना, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर लिमिट लेते हैं। ये जो डिफरेंस क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ये नीचे वाला डेल्टा एक्स आपने कैंसिल आउट करना है, क्योंकि जब तक नीचे डेल्टा एक्स रहेगा आप लिमिट नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स जो नीचे है इसको हमने कैंसिल आउट करना है, और फिर
हम निकाले हैं। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं आपको समझ आती है कि नहीं। दो एग्जांपल्स हैं जो मैं करूंगा अभी। ये आपके पास एफ एक्स है। सबसे पहले तो आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकाल के सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालें, ये है -5, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है, प्लस 9। सिंप्लीफाई करें तो ये है -5x -5 डेल्टा एक्स प्लस 9, ठीक है। तो देयरफॉर अब आपका जो डिफरेंस क्वोशिएंट था वो क्या निकला, f। अब मैं पूरा डिफरेंस क्वोशिएंट लिख रहा हूँ, आप भी इसी तरह लिखिए, पहले पूरा डिफरेंस क्वोशिएंट लिखें और फिर इसकी वैल्यूज रिप्लेस करें, ठीक है। इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी हमने निकाला, ये है -5x -5 डेल्टा एक्स प्लस 9, और इसमें से माइनस हमने क्या करना है एफ एक्स, तो -x प्लस 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, ठीक है। ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, ये एफ एक्स था, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब सिंप्लीफाई करें राइट हैंड साइड को, -5x -5 डेल्टा एक्स प्लस 9, ये माइनस जो है ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये +5x -9 कर देगा आपको, ठीक है। याद रखें जितनी भी टर्म्स विदाउट डेल्टा एक्स है ना वो सारी कैंसिल होनी चाहिए। जितनी भी टर्म है ना जिसमें डेल्टा एक्स नहीं आता वो कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपके पास बचा -5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आप देखें ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया और आंसर -5 आया। अब जो आपका डेरिवेटिव वो क्या आएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आया, जो डेरिवेटिव था आपके पास, ठीक है। dy बाई डी एक्स जो आया वो क्या आया, dy बाई डी एक्स है लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू 0 ऑफ दिस थिंग है ना, ये इधर आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या है -5। तो जो आंसर आया था ना डिफरेंस क्वोशिएंट का उसकी लिमिट ले लें, तो ये कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट इटसेल्फ, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो -5 आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये इसमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालें सबसे पहले, तो ये है -x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यही है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -x² -2x डेल्टा एक्स और -डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर डिफरेंस क्वोशिएंट आपका क्या आया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये ज़रूर लिखें, डिफरेंस क्वोशिएंट पहले लिखें और फिर वैल्यूज़ प्लग इन करें, ठीक है। ये लिखें लेफ्ट साइड पे, अब राइट साइड पे इसकी वैल्यू रखें। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये आया था, तो ये लिख लें आप सारा, -x² -2x डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस करना है एफ एक्स, जब माइनस करेंगे एफ एक्स तो ये +x² हो जाएगा। देखिए माइनस एंड -x² +x²। मैंने आपसे कहा था ना जितनी भी टर्म्स हैं डेल्टा एक्स के बगैर वो कैंसिल हो जाती हैं, +x² -x² कैंसिल हो गए। अब ऊपर से दो टर्म्स हैं और दोनों में ये डेल्टा एक्स कॉमन है, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे हम, 2x डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्योंकि नीचे वाला डेल्टा एक्स कैंसिल करना है ना, तो ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो ये आएगा -2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखें ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया और आपके पास जो डिफरेंस क्वोशिएंट आया वो ये आया, ये डिफरेंस क्वोशिएंट आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिफरेंस क्वोशिएंट आपके पास आ गया, अब आपने इसको लिमिट लेनी है, लिमिट लेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव, नाउ द डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स, ये निकाल लेना। और dy बाई डी एक्स होता है लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स गोज टू 0, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी, लिमिट डेफिनेशन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, ये है। लेकिन अब हमें सिंप्लीफाई नहीं करना, अब हमने तो वैल्यू निकाली हुई है ना इसकी तो इसको हमने निकाला पीछे, ये इसकी वैल्यू है -2x डेल्टा एक्स, यही निकाला ना हमने, तो इधर हम आंसर रखेंगे -2x डेल्टा एक्स, ये हमने अलग से निकाल लिया था, अब ये रख लिया इधर। अब आपने जब लिमिट लेनी है तो -2x इधर ही रहेगा और डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, यही है ना। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो आंसर आपके पास आया -2x, तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। सो द डेरिवेटिव ऑफ x² -x² इज -2x, एक और फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। अब यह है कि यूज कैसे किया जाता है डेरिवेटिव को और इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या है। टू डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और इक्विवेलेंटली द स्लोप,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और स्लोप एक ही चीज़ है। एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेटिव evaluated at x is equal to c can be denoted by this। इसमें ये करते हैं हम, अगर आपने किसी पॉइंट c पे आपने डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते हैं, dy by dx लिखते हैं, एक लाइन लगाते हैं और नीचे लिख देते हैं x is equal to c। इसका मतलब है कि ये जनरल डेरिवेटिव नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव है। ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है ना पिछली स्लाइड में, जनरल है किसी भी x के ऊपर। अब मैं x की कोई वैल्यू रख दूं तो ये उस पॉइंट पे डेरिवेटिव दे देगा, विच इज रेड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, यह है dy by dx एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, ये जो पीछे एग्जांपल की इसी पे अगर हम लिखें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें वही जो एग्जांपल थी, मैं आपको ये कहूँ कि क्वेश्चन ये हो कि डिटरमिन the instantaneous rate of change, determine the instantaneous rate of change in fx where fx is minus x square at x is equal to 3। लेट्स से ये मैं कह देता हूँ, ये क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन एफएक्स का मतलब है कि dy by dx, यही है ना। dy by dx अभी हमने निकाला है इसका -2x। ठीक है, सी प्रीवियस एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल किया ना, इन प्रीवियस एग्जांपल हमने अभी इसका डेरिवेटिव निकाला है, तो डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। लेकिन अभी इसने क्या पूछा है, इसने कहा है जी कि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालें एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो हम करेंगे dy by dx, एक लाइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि x की जगह आपने 3 रिप्लेस कर देना है, -2 ये जो x था इसकी जगह आपने 3 रिप्लेस कर दिया, ये जो x, तो ये आंसर आ गया -6। तो जो इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज एट 3 है ना वो -6 है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अब किसी और पे निकालना चाहें, आप फर्ज करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x इज इक्वल टू 0 निकालना चाहें तो इधर 0 रिप्लेस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 7 पे निकालना है तो -14 आ जाएगा। तो ये प्लग इन की जा सकती है वैल्यू। ठीक है ना, इस तरह से हम किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा, डिफरेंस क्वेश्चन पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा, डेरिवेटिव पढ़ा, डेरिवेटिव की इंटरप्रिटेशन पढ़ी। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। तो ये अब हमने लेट्स रिव्यू व्हाट वी डिड टुडे। हमने 2 सेक्शंस 3 और 4 कवर किए इस चैप्टर के, जिसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज था, डिफरेंस क्वेश्चन था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था, स्लोप ऑफ अ कर्व था, द डेरिवेटिव था, यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेरिवेटिव था। तो ये आज हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में। और जो नेक्स्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे, इसी डिफरेंशिएशन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन का लफ्ज़ नहीं कहा, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ना, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी देखेंगे इसको कोई फार्मूलाज भी डेवलप करेंगे डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट और आपने एंजॉय भी किया। आप इसकी प्रैक्टिस करें जितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस एक ही तरीके से समझी जा सकती है प्रैक्टिस से, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है, और जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको कैलकुलस उतनी ही ज़्यादा समझ आती जाएगी। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।